प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो इस विषय का राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र है, भारतीय राजनीति व्यवस्था। इस पेपर के फर्स्ट चैप्टर पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इस पर हमारा डिस्कशन पिछले कई वीडियो से चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे दो टॉपिक पर, जो कांग्रेस का उग्रवादी धड़ा, मतलब जो उग्रवादी कांग्रेस, ठीक है, एक नई गुट या नया गुट कांग्रेस से एक अलग होता है, तो उसे कांग्रेस का जो उग्रवादी गुट है तो वो कैसे उभर के सामने आता है, उसके रीजंस क्या हैं, कारण क्या है, और उग्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस का जो उग्रवादी जो गुट है उसकी जो प्रमुख सिद्धांत क्या है, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कमेंट मुझे मिले हैं यूट्यूब पर, और ये दिक्कत आई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ विद्यार्थियों के साथ आई हैं कि उन्हें जो आपको स्लाइड में नोट्स दिए जा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ नोट्स क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज जो पिछले जो भी हमने वीडियो तैयार किए हैं और उसमें जो आपको पीपीटी के माध्यम से नोट्स दिए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो सारी पीपीटी एक बार मैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई है, वो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए, और वो जो सारे जो कंटेंट है, वो जो सारी स्लाइड्स हैं जो पावर पॉइंट में आपको दिखाई गई थी अलग अलग वीडियो में, पिछले जो भी वीडियो अभी तक इस चैप्टर के हमने डिस्कस किए हैं, वो सारी जो स्लाइड है, सारे जो कंटेंट है, वो क्रमबद्ध तरीके से मैं एक बार आपको वापस दिखा रहा हूँ आज यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप डिस्कशन उन वीडियो में सुन लें, और ये जो स्लाइड मैं आपको वापस पूरी दिखा रहा हूँ इसको आप नोट कर लें, और फिर आप उन वीडियोस को उनको नोट करते हुए उन पॉइंट्स के आधार पर उन वीडियोस के डिस्कशन को आप दोबारा सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है, सारे वीडियो आप क्रमबद्ध तरीके से देखना चाहते हैं तो आप को इस वीडियो के, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, या यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, आइए हम बढ़ते हैं और जो सबसे पहली जो स्लाइड है वो देखते हैं इस चैप्टर की, क्योंकि हम स्लाइड में आपको पिछले वीडियो की सारी दोबारा दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड के माध्यम से हमने जो भारत में राष्ट्रवाद के स्वरूप को समझा था, उससे पहले राष्ट्रवाद क्या है उसको समझा था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ में। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हमने भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसके उदय के कारण, इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से उसको हमने समझा था। नेक्स्ट स्लाइड। पिछले जो स्लाइड है उसके कुछ शेष पॉइंट इस नेक्स्ट स्लाइड में दिखाए गए हैं, तो बाकी वही उदय के कारण है इसमें भी। नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और, ठीक है, उसके जो उदय के कारणों पर हमने डिस्कस किया था। विद्यार्थियों, इस स्लाइड के माध्यम से वो पृष्ठभूमि पूरी देखी थी हमने कि किन किन परिस्थितियों में किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो पूरी पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना था। नेक्स्ट। इस स्लाइड के माध्यम से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसको लेकर कुछ विवाद के आधारभूत, मतलब कुछ कारण को लेकर कुछ विवाद था, उसको लेकर हमने डिटेल से डिस्कस किया इस स्लाइड के माध्यम से। नेक्स्ट। इस स्लाइड के माध्यम से हमने जाना था कि जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चला था, तो उस आंदोलन में कांग्रेस का क्या योगदान था। ठीक है, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट।
इस स्लाइड के माध्यम से जो कांग्रेस का उदारवादी गुट, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसकी कालावधि, प्रमुख नेता, ये सारा हमने जाना। इस स्लाइड में बताया गया था कि जो उदारवादी कांग्रेस है उसकी प्रमुख नीतियां क्या थे, सिद्धांत क्या थे, किन सिद्धांतों नीतियों को लेकर उदारवादी कांग्रेस ने काम किया, जो पूरा 1905 तक का, 1885 से 1905 तक का जो उनका कार्यकाल था, वो आगे नेक्स्ट। इस स्लाइड के माध्यम से उदारवादी कांग्रेस के जो कार्य पद्धति कैसी थी, किन साधनों का प्रयोग उन्होंने अपने कार्य के लिए किया, तो वो हमने जाना था। इस स्लाइड के माध्यम से जो कांग्रेस का उदारवादी गुट था, उदारवादी कांग्रेस की कुछ आलोचकों ने आलोचना की थी, तो उन आलोचनाओं को हमने समझा था, क्योंकि एक विश्लेषण हमने किया था। तो इस स्लाइड में तो हमने आलोचनाओं को देखा था, और नेक्स्ट स्लाइड में हमने कांग्रेस का क्या योगदान था, मतलब उदारवादी कांग्रेस का, वो देखते हैं। तो ये देख ही पा रहे हैं आप, यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से हमने उदारवादी कांग्रेस के योगदान को समझा था, और पिछली साइड में हमने उदारवादी कांग्रेस की आलोचना के कुछ पॉइंट थे उनको डिस्कस किया था। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा, ये सारी स्लाइड्स मैंने इस चैप्टर की जो भी हमने अब तक डिस्कशन किया था, वो सारी स्लाइड, सारे नोट्स, सारे पॉइंट्स, वो मैंने आपको दोबारा दिखा दिए यहाँ पे। अब उससे आप अगर मान लीजिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, हालांकि आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम सुधार ली गई है, और अगर कभी आ भी जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो दोबारा मैं आपको बता दूंगा जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। तो इन स्लाइड का आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनको सारे को टॉपिक वाइज नोट कर लें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और फिर आप वो डिस्कशन आराम से उनको सुन सकते हैं। उन पॉइंट्स को भी मैंने हाईलाइट करते हुए ही वो सारा डिस्कशन किया है, तो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जिनको ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको वो सारे जो वीडियोज़ हैं प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे, और सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। वो जो स्लाइड है उसको आप पॉज कर सकते हैं, वहाँ पे एक साथ मैंने दिखाई है, थोड़ा थोड़ी गैप दिया है हालांकि मैंने, लेकिन उनको आप पॉज करके और उनको फिर नोट कर ले, और फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ा सकते हैं उसको। ठीक है, आइए तो अब आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज दो टॉपिक है वो हमारे समझने के लिए, वो हम समझेंगे कि जिसमें एक तो जो उग्रवादी राष्ट्रवाद, जो कांग्रेस का जो विभाजन होता है और एक नया गुट सामने आता है। तो उग्रवादी राष्ट्रवाद जिसको हम बोलते हैं, कांग्रेस में एक राष्ट्रवाद की भावना उभरती है एक गुट में, जिसको उग्रवादी कांग्रेस बोला जाता है। तो उसके रीजंस क्या थे, कारण क्या थे, ये सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, वो इन सब को डिस्कस करेंगे हम। और फिर नेक्स्ट हम जो उनकी पूरी जो नीतियाँ क्या थी, सिद्धांत क्या थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस डिस्कशन को हम शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि ये पॉइंट आज का हमारा महत्वपूर्ण, उग्रवादी जो राष्ट्रवाद कांग्रेस में जो उभर के सामने आता है, और इसकी पूरी पृष्ठभूमि हम पढ़ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं, आगे और इसको समझेंगे डिटेल से। तो यहाँ मूल जो हमारा मुद्दा है समझने का, कि रीजन्स क्या थे, कारण क्या थे, जो उग्रवादी राष्ट्रवाद जो उभरा कांग्रेस से ही। कुछ जो नेता है जो कि उदारवादी कांग्रेस के नेता थे, उनकी नीतियों से, उनके साधनों से, उनके नीतियों सिद्धांतों से समर्थन में नहीं थे, या उसको पसंद नहीं करते थे। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो अब तक का मूवमेंट, जो 1905 तक का मूवमेंट 1885 से लेकर जो चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में, उससे कहीं न कहीं वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक है ना। तो वो उनमें एक असंतोष की भावना उभर के सामने आई। जो उग्रवादी जो नेता थे कुछ कांग्रेस के, जिसमें से आपको पता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, तो ये कुछ नेता थे जो मानते थे कि जिस तरीके से जो उदारवादी कांग्रेस, उदारवादी नेताओं ने एक संवैधानिक तरीके से जो ब्रिटिश जो शासन है उसके सामने भिक्षावृत्ति जिसको नाम दिया उन्होंने, उस तरीके से मांग करी थी। तो उस तरीके से हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है, उस तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। तो इस आधार पे उन्होंने एक तरह से अपना
नया रुख अपनाया और एक उग्रवादी विचारधारा को जन्म दिया, और जिसे उग्रवादी राष्ट्रवाद कहा भी जाता है। तो अब यहाँ पहले हम ये समझेंगे कि ये रीजंस क्या थे, कारण क्या थे। जैसा कि पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, उदारवादियों की नीति एवं कार्यक्रमों के प्रति असंतोष। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उदारवादी जो नेता थे कांग्रेस के, उनकी नीति, कार्यक्रम, साधन, कार्यविधि, तकनीक, उन सब से वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते थे। उग्रवादी ये जो नेता थे, जो लाल बाल पाल, ठीक है, ये जो नेता थे, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो उनको मानना था कि इस तरीके से प्रार्थना, प्रतिवेदन के माध्यम से, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से या संवैधानिक साधनों से, इस तरीके से हम ब्रिटिश शासन को हमारे यहाँ से भगा नहीं सकते हैं। और जो उनकी जो एक तरीका भी था कि ब्रिटिश शासन के सामने एक भिक्षावृत्ति के द्वारा जो उदारवादी जो नेता थे, वो अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको लगता था कि इस तरीके से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। उनके जो कार्यक्रम थे, उनकी जो नीतियाँ थी, उसको बिल्कुल वो पसंद नहीं करते थे। और जाहिर सी बात है, जो सुधार भी किए थे ब्रिटिश शासन के द्वारा, जो सुधार भी हुए थे, जैसे हालांकि उनकी कोशिशों के फलस्वरूप जो परिषद अधिनियम 1992 लागू किया था, लेकिन कहीं न कहीं न तो उससे कोई प्रॉपर तरीके से भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, और न ही कोई सही तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया फॉलो की गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो सुधार नाममात्र के जो भी सही तरीके से नहीं किए गए थे। उसके अलावा जो ब्रिटिश जो अत्याचार था, अनाचार था, वो बिल्कुल जारी था। तो उग्रवादी जो नेता थे, उनका मानना ये था कि उनकी न तो नीतियाँ सही थी, न उनके साधन सही थे, नहीं उनकी कार्य पद्धति सही थी, और न उनकी विचारधारा सही थी। तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और यही कारण था कि उन्होंने उनका विरोध किया, उनको एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, और अपना एक नया रुख, एक नया तरीका अपनाने की बात करी कि उग्रवादी तरीके से एक राष्ट्रवाद के माध्यम से, और एक केवल संवैधानिक साधनों की बजाय हमें अन्य जो कुछ उग्र साधनों के द्वारा हमें अपनी मांगों को मनवाना होगा और देश को पूर्ण स्वतंत्र करना होगा। तो ये उनकी सोच थी। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, धार्मिक पुनरुत्थानवाद एवं सांस्कृतिक जागृति। सॉरी, टेक्निकल कुछ दिक्कत आई। तो ये तो विद्यार्थियों, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक जागृति, ये एक महत्वपूर्ण रीजन जो था को उग्रवादी राष्ट्रवाद के उभरने का, क्योंकि ये जो उग्रवादी नेता थे, बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, तो इनका मानना ये था कि जो भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, और जो उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उसमें मतलब इनका विश्वास था। जबकि आपको पता है, हमने देखा था कि उदारवादी जो कांग्रेस थे, उनके नेता थे, वो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, उसको वो बेहतर मानते थे, बेहतर सभ्यता और संस्कृति मानते थे। ठीक है, तो उससे ये नेता काफ़ी रुष्ट थे। इनको ऐसा लगता था कि जो उदारवादी कांग्रेस के द्वारा जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को जो प्रोत्साहन दिया गया, उसको एक जो न्यायपूर्ण, एक गौरवशाली माना गया, जबकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति और भारतीय जो राष्ट्रवाद, भारतीय जो सनातन धर्म है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसकी गौरवशाली परंपरा है, उसके आधार पर हमें आज़ादी मिलेगी। हमें उसके आधार पर हमें जो एक सांस्कृतिक जागृति करनी पड़ेगी, और लोगों को जगाना होगा, और उस तरीके से ही हम जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ब्रिटिश जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति है उसे ऊपर ले आ सकते हैं। ऊपर वो ऑलरेडी मानते ही थे, और यहाँ तक कि उनका तर्क ये भी था कि स्वयं जो पाश्चात्य जो विचारक थे, लेखक थे कई, तो वो भी भारतीय सभ्यता को बहुत गौरवशाली मानते थे। लेकिन हमारे खुद के नेता, हमारे खुद के लोग, उदारवादी जो कांग्रेस के जो नेता थे, वो उनका जो अगाध श्रद्धा थी, उनका जो प्रेम था, उनका जो विश्वास था, वो पाश्चात्य सभ्यता में था। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो भारतीय जो धार्मिक पुनरुत्थान है, धर्म का जो, भारतीय संस्कृति का जो पुनरुत्थान है, जो धार्मिक जागृति है, उसको उभारना होगा। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता, नया तरीका, नई कार्य पद्धति को अपनाने पर बल दिया, और इस आधार पर वो उग्रवादी राष्ट्रवाद फिर उभर के सामने आया। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, आर्थिक असंतोष।
देखिए, यद्यपि 1885 से जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां थी उससे पहले जो चल रही थी, उनका एक तरह से विरोध तो किया था उग्रवादी उग्रवादी को सॉरी उदारवादी कांग्रेस के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। लेकिन इन उग्रवादी जो नेता थे इनका मानना यह था कि अब तक, मतलब 1905 तक भी कहीं न कहीं जो आर्थिक जो हालत थी भारत की वो सुधरी नहीं है, और ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक जो भारत की दूरदर्शा है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। भारत में गरीबी हो रही थी, बेरोजगारी, और भारतीयों के साथ किस प्रकार जो सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था, उनके जो नियम विनियम इस तरीके से बनाए जाते थे जिससे कि भारतीयों को उच्च पद ना मिले। और उसके अलावा जो किसानों की जो हालत है, वो श्रमिकों की हालत है, वो बदहाल थी। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी थी। जो विदेशी माल था वो यहाँ पर सस्ते में बेचा जा रहा था, और जो स्वदेशी माल था एक तरह से जो उसके उसके ऊपर कई प्रकार के टैक्सेस और कर लगाए जा रहे थे। तो यहाँ कहीं न कहीं जो वो आर्थिक जो नीतियाँ थी ब्रिटिश शासन की, उसका काफ़ी विरोध करते हुए, और इस तरीके से कि उदारवादी कांग्रेस के साधनों के द्वारा जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया, और स्वदेशी का आंदोलन चलाने पर इन्होंने बल दिया, और एक नई मांग करी कि जिस तरीके से उदारवादी कांग्रेस के द्वारा जो आर्थिक तरीके से जो आर्थिक नीतियों का विरोध किया गया था, वो आर्थिक सुधार हो नहीं पाए हैं। तो उग्रवादी तरीके से एक उग्र राष्ट्रवाद के माध्यम से, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें सुधार लाना होगा। तो इस एक रास्ते को तय करने के लिए फिर उन्होंने अपना एक नया जो रास्ता है, उग्रवादी तरीका है, उसको अपनाने पर इन्होंने बल दिया। विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्राकृतिक प्रकोप। ये विशेषकर विद्यार्थियों 19वीं शताब्दी की जो अंतिम जो काल था, और विशेषकर ये 1876 से लेकर लगभग 1900 तक का जो काल था, उसमें काफ़ी जो प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक अकाल और आपदाएं आई। और उसमें अगर 90 के दशक में विशेषकर जो 1896-97 में एक भयंकर जो अकाल पड़ा था, और मतलब भारतीय जनता तो भूखों मर रही थी, और उसी तरफ दूसरी तरफ जो ब्रिटिश शासन थी, उनकी महारानी विक्टोरिया के एक दरबार, विशाल दरबार का आयोजन किया गया था। तो उसमें काफ़ी जो अरबों रुपए बिल्कुल बेतहाशा बहाए गए थे, जो भारतीय धन था वो। इसके अलावा जो प्लेग की बीमारी फैल गई थी, उसमें भी कोई ब्रिटिश शासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और इन प्राकृतिक प्रकोप में भी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो नेता थे, इनका ये मानना था कि किस प्रकार जो ब्रिटिश शासन है वो कितने निर्दयी है, कि एक तरफ तो उनके जो बेतहाशा खर्चे और भारतीयों के पैसे को वो अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भारतीय जो जनता है, जो गरीब जनता है, वो प्राकृतिक प्रकोप से बेदहाल है, और जो गरीबी है, बेरोजगारी है, और आर्थिक हालात खराब है। और तो जबकि जो उदारवादी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस का जो उदारवादी धड़ा था, वो कोई कदम ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई उग्रवादी कदम उठा नहीं रहे थे, वो कोई बहुत ज़्यादा विरोध कर नहीं रहे थे। ठीक है, एक केवल प्रार्थना पत्र और प्रतिवेदन के माध्यम से उनको अपना विरोध दर्ज करा देते थे संवैधानिक साधनों से। लेकिन ये नेता थे लाल बाल पाल, अरविंद घोष जैसे, इनका मानना यह था कि एक उग्र रवैया अपनाना होगा, और जो ब्रिटिश शासन द्वारा जो निर्दयता अपनाई जा रही है उसके खिलाफ कुछ मुहिम छेड़नी होगी। तो इस कारण से फिर वो उग्र राष्ट्रवाद उभर के सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। देखिए, बहुत सारे, विशेषकर जो दक्षिणी अफ्रीका और नेपाल, वहाँ भी ब्रिटिश उपनिवेश था। तो वहाँ जो भारतीयों के साथ जो बर्ताव, क्योंकि वहाँ भी ब्रिटिश शासन था, तो भारतीयों के साथ जो बर्ताव वहाँ किया जा रहा था, अमानवीय जो व्यवहार वहाँ ब्रिटिश शासन का था, भारत में तो था ही, उसके प्रति रोष तो था ही। लेकिन अन्य जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, जिसमें मैंने कहा जैसे दक्षिण अफ्रीका में, आपको पता है उन दिनों महात्मा गांधी भी दक्षिणी अफ्रीका में ही थे, उनके प्रति भी जो अमानवीय व्यवहार आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से जो अन्य भारतीयों के साथ जो वहाँ काले गोरे का जो भेदभाव और वो जो अमानवीय व्यवहार भारतीयों के प्रति किया जा रहा था अन्य उपनिवेशों में भी, तो उससे भी जो इन नेताओं में काफ़ी रोष था, और इन्होंने एक उग्रवादी भावना इनके जो दिलों और दिमाग में उभर के सामने आई, और एक उग्रवादी राष्ट्रवाद की जो भावना है, एक उग्रवादी राष्ट्रवाद को उभारने में इस कारण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि
लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। देखिए बहुत महत्वपूर्ण कारण था ये। लॉर्ड कर्जन तत्कालीन जो वायसराय थे, तो उनका जो कार्यकाल था बड़ा अमानवीय था, और कई उनकी जो नीतियां थी, कई उन्होंने जो उनकी जो पॉलिसियां थी, जैसे कुछ अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक लागू किया था, जिसमें जितने भी सरकारी कॉलेज थे, सॉरी जितने भी जो कॉलेज थे उनका सरकारीकरण उन्होंने कर दिया था। इसके अलावा एक गोपनीयता कानून भी उन्होंने पारित किया था, जिसके तहत कोई भी सरकारी जो अगर नियमों की, कानूनों की उसकी आलोचना कर देता था तो उसको आपराधिक एक दंड माना जाता था। तो और एक बहुत जो ज़बरदस्त, बहुत जो खतरनाक जो कानून आपको पता है, जो नियम जो पता है आपको, जो भारतीयों में काफ़ी रोष जो जिससे कि व्याप्त हुआ था, वो था जो बंगाल का विभाजन 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन के कारण ही वो हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था भारतीयों में फूट डालने के लिए। तो उसके प्रति काफ़ी जो रोष जो व्याप्त था, तो ये लॉर्ड कर्जन की, और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जो भारतीयों के प्रति अमानवीय थी। भारतीयों में फूट डालकर वो शासन करने की उनकी नीति थी, और ऐसे जो गलत जो नियम नीतियां उन्होंने बनाए थे, जिससे कि ये काफ़ी रोष व्याप्त था, और उदारवादी तरीके से जो लॉर्ड कर्जन का विरोध करना उनको उचित नहीं लग रहा था। तो फिर इस आधार पर एक उग्रवादी भावना, उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने में वो सारी परिस्थितियां सामने आई। नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट, बंगाल का विभाजन। देखिए भारतीयों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना, और विशेषकर कांग्रेस के इन उग्र राष्ट्रवाद की भावना इन नेताओं में उभर के सामने आई। उसके कुछ जो महत्वपूर्ण रीजन थे, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित इसलिए हुआ कि यहाँ जो लॉर्ड कर्जन का जो उद्देश्य था वो बड़ा खतरनाक था। आपको पता है कि जो एक ब्रिटिश शासन के समय बंगाल प्रांत था, काफ़ी बड़ा प्रांत था, जिसमें अगर आज की दृष्टि से देखें तो जो बंगाल है, और इसके अलावा क्योंकि आज तो जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास जा चुका था पहले, फिर वो तो अलग बांग्लादेश बना है, तो मतलब पूरा जो बंगाल, फिर उसके अलावा जो बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, ये एक बहुत बड़ा प्रांत था। हालांकि ज़रूरत थी इस एक, क्योंकि इतने बड़े प्रांत को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और था, और विभाजन एक तरह से ज़रूरी था। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन ने जिस एक उद्देश्य को लेकर इसका विभाजन किया, कि उसने भारतीय जो, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन तो चल ही रहा था, एक आंदोलन काफ़ी उग्र हो रहा था, और उसको दबाने के लिए इसने एक नई चाल चली लॉर्ड कर्जन ने, और भारतीयों में फूट डालने के लिए जो वहाँ पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम थे उनको भड़काना शुरू किया। और जो बंगाल का विभाजन है वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम विभाजन के आधार पे उस बंगाल का विभाजन किया। तो इससे एक पूरे उग्रवादी भावना न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में भड़की। और 16 अक्टूबर 1905 को की बात है, 16 अक्टूबर 1905 में फिर पूरे भारत में एक शोक दिवस इस घटना को लेकर मनाया गया, और काफ़ी विरोध दर्ज किया गया। तो इससे क्या है कि एक उग्र जो राष्ट्रवादी भावना है वो और उभर के सामने आई, और कांग्रेस के ये जो नेता है आगे, इन्होंने एक अलग उग्र जो राष्ट्रवाद की नीति को अपनाया, और पूरे भारत में ये उग्र राष्ट्रवाद उभर के सामने आया इस घटना से। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। देखिए उन्हीं दिनों कई वैदेशिक ऐसी घटनाएं हुई थी, विशेषकर जो स्वतंत्रता को लेकर अगर हम देखें, क्योंकि ये भावना थी। हालांकि उदारवादी जो कुछ नेता थे इससे पहले, वो तो पूर्ण स्वराज्य चाहते ही नहीं थे, खैर, लेकिन जो कुछ नेता थे भारत में, जिसमें जो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना उनमें थी, वो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता स्वतंत्र करना चाहते थे। तो दो प्रमुख विदेशी घटनाओं की मैं यहाँ बात करूँगा, कि एक 1886 में एबिसिनिया ने इटली, जो कि एक यूरोपीय जाति थी, उसको हराया। ठीक है, उसके अलावा 1905 में जापान के द्वारा रूस, जापान छोटा सा देश है, मतलब रूस को हराया गया। तो इधर एबिसिनिया और इधर जापान, दोनों छोटे से देश थे, दोनों ने एक यूरोपीय जातियों को पराजित किया, हराया। तो इससे कहीं न कहीं भारतीयों को इन दोनों घटनाओं से एक तरह से मतलब प्राण मिल गया। उनको ऐसा लगा कि जो यूरोपीय जातियां अजेय नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है, और वो छोटे से देश जिन्होंने इनको पराजित कर दिया। तो भारत तो इतना विशाल देश है, और अगर हम उग्र तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर आंदोलन चलाएंगे, एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाएंगे, तो कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन को भी हम पराजित कर सकते हैं और भारत से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन था कि एक उग्र राष्ट्रवादी भावना उभर के सामने आई, और कांग्रेस में भी
ये जो भावना उभरी और जो कुछ नेता थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवादी रवैया अपनाने पर बल दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, लाल बाल पाल और का नेतृत्व। देखिए तीनों का नेतृत्व राष्ट्रवाद को उभारने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जो इनको तिगड़ी इनको बोलते हैं, जो लाल बाल पाल मतलब जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं ने तो कांग्रेस में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस में जो राष्ट्रवाद का जो अलग उग्र राष्ट्रवाद का जो धड़ा बनाने का जो श्रेय इन तीनों को जाता है, और तीनों ने ही पूरे भारत में एक राष्ट्रवाद का जो नेतृत्व किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। जैसे जो काफ़ी इन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन की नीतियाँ हैं उसका पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया, और एक आध्यात्मिक तरीके से भारतीय संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा को भारतीयों के सम्मुख रखाई। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र में तिलक ने जो मराठा और केसरी के माध्यम से, इनके जो समाचार पत्र थे उसके माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया। जिसके अलावा गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। उसी प्रकार विपिन चंद्र पाल ने जो दुर्गा पूजा, काली पूजा, इनके माध्यम से इन आध्यात्मिक तरीकों को राष्ट्रवादी भावना उभारने के लिए एक तरह से साधन बनाया। तो इन सारे तरीके से जो पूरे भारत में ये प्रचार प्रसार किया। ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थी, गलत नीतियाँ थी, जिस प्रकार भारतीयों का अमानवीय जो व्यवहार था उनके, तो उन सबको उभारा और एक राष्ट्रवादी आंदोलन को उग्र बना दिया कुल मिला के। तो इन तीनों का जो नेतृत्व था वो भी उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने का एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन था। नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट आप 10वां पॉइंट देख पा रहे हैं कि आंग्ल भारतीयों के प्रति जो विरोधी दृष्टिकोण और उनका जो अहंकार पूर्ण जो व्यवहार था, वो काफ़ी इन उग्रवादी नेताओं को, इन भारतीयों को काफ़ी बेकार लगता था, उनको काफ़ी दुख होता था। क्योंकि जो एक अमानवीय व्यवहार मतलब भारतीयों को नीच समझना, उनके प्रति जो हेय दृष्टि से उनको देखना, घृणा करना, जबकि भारतीयों की जो पेशों से वो आलीशान जीवन वो व्यतीत कर रहे थे उनके, और जबकि भारतीयों को वो निम्न दृष्टि से देखते थे, उनके साथ भारत में नहीं बल्कि जो अन्य उपनिवेश थे वहाँ भी उनके प्रति अमानवीय व्यवहार करते थे, उनको हेय दृष्टि से देखते थे, अपशब्द बोलते थे। तो इन सबसे जो ब्रिटिश शासन का आंग्ल भारतीय जो थे, जो मतलब आंग्ल भारतीय का मतलब है जो भारत में जो ब्रिटिश लोग रहते थे, अंग्रेज लोग रहते थे, उनका जो अमानवीय व्यवहार और भारतीयों के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसने भारतीयों में एक उग्रवादी भावना, उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने में काफ़ी जो मददगार सिद्ध हुई। वो उनकी जो आंग्ल भारतीयों की जो वो व्यवहार था, अमानवीय व्यवहार था वो। तो विद्यार्थियों, ये सारे जो रीजन आपने देखे, हमने डिस्कस किए कि ये सारे रीजन थे कि जिसने कि पूरे भारत में एक उग्र राष्ट्रवाद को उभारने में काफ़ी मदद किया। और या फिर हम इसको यूँ भी कहें कि जो कांग्रेस में जो उग्र राष्ट्रवाद उभरा, जो एक नया गुट सामने आया, जो उग्रवादी कांग्रेस का धड़ा सामने आया, वो भी इन सारे रीजन से उभर के सामने आया। और एक राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था इससे पहले, जो 1885 से कांग्रेस के नेतृत्व में, उस राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा इन जो लाल बाल पाल के नेतृत्व में मिली, और वो जो राष्ट्रवादी आंदोलन अब तक संवैधानिक तरीके से चल रहा था उसको उग्र रूप दिया, उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो विद्यार्थियों, वैसे तो आज हम एक जो पॉइंट है वो और डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अब क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ये जो डिस्कशन है ये अब हम नेक्स्ट पॉइंट का कल के वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पिछले आपको सारे नोट्स आज इस वीडियो में मिले हैं तो वो भी सारे आप नोट कर लेंगे, इन पॉइंट्स को भी आप नोट करेंगे। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम अब से पहले आपको मिल रही थी कि कुछ वीडियोज़ में वो दिखाई नहीं दे रहा था आपको पूरे पॉइंट्स, स्लाइड्स, तो अब आपको प्रॉपरली मिलेंगी। आशा है कि आप इनका सबका बेहतर तरीके से लाभ उठाएंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो बस अंत में आपसे यही अपील कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इन वीडियोज़ को साझा करेंगे और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। सारे जो वीडियो है क्रमबद्ध तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यूट्यूब सेक्शन के आप जो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जा सकते हैं। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आपको ये सारे जो आज ये नोट्स दिए गए इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अब कम से कम बताइएगा कि आपको प्रॉपरली सही ये जो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहा, आप नोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो और भी कोई आप चाहते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो,
वो सारी आप दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।